काफी ज्यादा तेजी से वो जिन्वू उसके पास जाता है। वो जिन्वू को देख लेता है, यहाँ पर जो नाइट होता है वो जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू की तरफ बढ़ता है। जिन्वू उसके अटैक से बच जाता है और उसको एक ही हिट मारता है, जिसकी वजह से वो जो डेमोन नाइट होता है वो खत्म हो जाता है। फिर बाकी जो बचे डेमोन नाइट्स होते हैं वो भी जिन्वू पर अटैक करते हैं और जिन्वू उन सभी को भी निपटा देता है। जिसके बाद यहाँ पर जो डेमोन नोबल होता है उसके पास जिन्वू जाता है। वो जो डेमोन नोबल होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिन्वू की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं हमेशा से इस चीज को लेकर आश्चर्य में था, इस चीज को लेकर कंफ्यूज था कि क्या मॉन्स्टर्स के पास ये कैपेबिलिटीज होती है कि वो डर को फील कर सकते हैं। पर अब तो मेरे को ऐसा देख कर लगता है कि हाँ भाई वो भी डरते तो है ही, लेकिन फिर भी जो डेमोन नोबल होता है वो क्या ही कर सकता है भाई, उसको तो फाइट तो करनी पड़ेगी ना। अब जिन्वू के सामने जाकर हाथ तो जोड़ने लगा भाई, तो जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू अपने मन में सोचता कहता ओ तो पहले मेरे फोर हेड के ऊपर, फिर मेरे गर्दन के ऊपर और अब मेरे हार्ट के ऊपर, ये मेरे सारे जो वाइटल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर टारगेट कर रहा है। फिर जिन्वू कहता है ठीक है भाई अब मैं दिखा रहा हूँ तेरे को। जिन्वू उसके पास काफी तेजी से जाता है, उसको पकड़ता है उसकी गर्दन और उसको मारने वाला था, तभी बेचारा चिल्लाते हुए कहता है जो डेमोन नोबल होता है वो कहता है भाई सरेंडर सरेंडर, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं हार मान रहा हूँ, मैं हार मान रहा हूँ। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या मैंने काफी सारे बीस्ट को देखा था लेकिन ये वाला बीस्ट तो इंसानों की भाषा बोल रहा है। जिन्वू उसकी आवाज सुनता है वो कहता है अरे ये तो, और जब उसका मास्क हटता है तो कहता है क्या एक वुमेन। तो असल में ये जो डेमोन नोबल होती है वो एक वुमेन होती है। वो कहती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को तुमको हर्ट करने का कोई भी मतलब नहीं था, प्लीज 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 मेरे को माफ कर दो, मेरे को छोड़ दो। जिन्वू उससे कहता है कि तुमने मेरे सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया, उनको खत्म कर दिया और अब तुम मेरे से माफी मांग रही हो। वो कहती है कि मैं कर भी क्या सकती थी, मैं इस जगह की देखभाल करती हूँ, पर जब मैंने देखा कि एक इंसान सारे डेमोन्स को खत्म कर रहा है तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई, मतलब मेरे को माफ कर दो। जिन्वू उससे कहता है कि मैंने बाकी सभी को तो मार दिया है, तो क्या सही रहेगा कि मैं तुमको जिंदा छोड़ दूं। जिसपे वो नोबल नाइट जिन्वू से कहती है कि नाइट की जो ड्यूटी होती है वो होती है अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना, तो नाइट्स तो हैप्पी ही होंगे ना जब तक कि मैं सेफ हूँ। जिन्वू कहता है कि कैसी सेल्फिश पर्सन है ये, अरे मेरा मतलब डेमोन, कैसी सेल्फिश डेमोन है ये। तभी वो जो डेमोन नोबल होती है काफी तेजी से जिन्वू के पीछे जाती है और जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी जो टस्क होता है वो अपनी प्रोटेक्शन पावर का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक लेता है। जिन्वू उससे कहता है कि तुम करना क्या चाह रही थी, जिस पर वो समझ जाती है कि वो जिन्वू को नहीं हरा सकती और इसलिए वो यहाँ पर जिन्वू के सामने रोती हुई कहती है अरे मेरे को माफ कर दो, गलती हो गई, गलती हो गई, तुम मेरे से कुछ भी मांग सकते हो, जो भी तुमको चाहिए। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है भाई को कोई भी शर्म उरम नहीं है क्या, मतलब क्या सीन चल रहा है, पहले मेरे से माफी मांग रही थी, फिर मेरे ऊपर अटैक कर दिया, फिर से मेरे से माफी मांग रही है। जिसपे यहाँ पे जो जिन्वू होता है उससे कहता है कि क्या तुम मेरे को नेक्स्ट फ्लोर का एंट्री परमिट दे सकती हो। जिसपे जो डेमोन नोबल होती है जिन्वू को बताती है कि मेरे जो क्लैन है उसने उसको कहीं और स्टोर कर रखा है। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है अच्छा तो इसीलिए मेरे को अभी तक वो की मिली ही नहीं। जिसके बाद डेमोन नोबल जिन्वू को बताती है कि वैसे हाँ मैं तुमको ये चीज बता दूं कि मेरे को वो जगह पता है जहाँ पर सारे फ्लोर्स के जो एंट्री परमिट की जो कीज है वो मिल जाएगी। अगर तुम ये गारंटी देते हो कि तुम मेरी सेफ्टी और मेरे क्लेम और उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो मैं तुमको बताऊंगी वो कहाँ पर मिलेगा। जिन्वू की तरफ देखते हो कहता है कि क्या मेरे को तुम्हारे पर विश्वास करना चाहिए। जिसपे कहती है कि नहीं मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, सही में मेरे को सब पता है। जिसपे जिन्वू जो अपनी एक स्किल होता है ब्लड लस्ट उसका भी इस्तेमाल करता है। जिन्वू कहता है हाँ चलो ठीक है, जितनी जल्दी मेरे को एंट्री परमिट मिल जाएगा मैं उतनी जल्दी इस जगह से चला जाऊंगा, तो बस अब जल्दी करो। जिसपे वो जो डेमोन नोबल होते हुए हाँ थैंक यू। तभी जिन्वू से कहता है कि लेकिन उससे पहले मेरे को ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग हो कौन। इन्हीं के बातचीत के दौरान हम लोगों को एक दूसरे आइलैंड पे दिखाया जाता है जहाँ पर जो आंट मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पर काफी सारे लोगों को खत्म कर देता है, काफी सारे लोगों को निपटा देता है। और फिर से सीन वापस आता है जिन्वू के पास, जिसपे वो जो डेमोन गर्ल होती है वो जिन्वू को बताती है कि मेरा नाम एसिल है और मैं रैडरो क्लेन की एल्डेस्ट डॉटर हूँ। हमारा जो क्लेन है वो, तभी जिन्वू उसको बीच में टोकते हुए कहता है कि मैंने तुमसे इतना सब कुछ नहीं पूछा, जो पूछा जाए उसका ही जवाब दो। जिन्वू उससे बोलता है क्या तुमको कोई एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो कि तुमको बोलती हो कि इंसानों को खत्म कर दो। जिसपे वो थोड़ा सा सोचती हो, कहते नहीं ऐसी कोई हमको आवाज नहीं आती, लेकिन हाँ लगातार हम लोग को एक आवाज सुनाई देती है जो कि हमको बोलती है कि जिस जगह पर तुम हो उस जगह को प्रोटेक्ट करो। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये अलग अलग रीजन्स की वजह से अलग अलग इनको साउंड सुनाई देती होगी, क्योंकि जो मैजिक बीस्ट थे उनका एम था इंसानों को किल करना। दूसरी तरफ जो ये मॉन्स्टर्स हैं इनका एम है इस जगह को प्रोटेक्ट करना। डेमोन गर्ल होती है वो जिन्वू को ये भी बताती है कि हम लोग इस जगह पर वेकअप हुए थे, हम लोग। जिन्वू कहता है क्या। अब जिन्वू को यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। वो कहता है चलो ठीक है मैं यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसपे जिन्वू उससे पूछता है कि मेरे को अच्छे से बताओ क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। जिसपे जो डेमोन गर्ल होती है वो उसको बताती है हम लोगों ने अपने आप को एक दिन इस जगह पर पाया। जिन्वू उससे पूछता है आखिरकार तुम लोग डेमोन रियल में कर क्या रहे थे। तभी वो जो गर्ल होती है वो बोलती है कि हम लोग युद्ध की तैयारी कर रहे थे उन पावरफुल एनिमीज के खिलाफ जो कि डेमोन कैसल के अंदर आते हैं यहाँ पर फाइट वगैरह करने के लिए। जिसके बाद वो जो डेमोन नोबल होती है वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रही होती है कि
कि हमको इससे ज्यादा कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है और इसीलिए हम दोनों के आपस की जो बातचीत है वो खत्म की जा रही है। ऐसे वो रिपीट करते रहते हैं। जिनवू उसको देखते हुए कहता है कि यही सेम चीज, यही सेम जो पैटर्न है, जब मैंने ब्रूका से क्वेश्चन पूछा था तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसके भी जो सिस्टम था उसने हमारी बातचीत को जबरदस्ती ही बंद कर दिया था, खत्म कर दिया था। और यहाँ पर भी वही सेम चीज हो रही है और यहाँ पर ये जो बातचीत मेरे और उसके बीच में हुई है ये मेरे को किसी प्रकार की क्लू देना चाह रहा है। लेवल अप, इंस्टेंस डंजन, क्वेस्ट, मिशन, रिवॉर्ड, पेनल्टी एंड जॉब चेंजेस, जितनी भी सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं ये सब चीजें एक गेम प्ले का इन्वॉल्वमेंट बनाती है। तो जहां तक मेरे को लग रहा है यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं ये इस गेम प्ले के बस सिर्फ एक हिस्सा है। जिसके बाद जिनवू उस डेमोन नोबल से पूछता है कि आखिरकार तुम किस पावरफुल एनिमीज की बात कर रही हो, किसके खिलाफ तुम वॉर के लिए प्रिपरेशंस कर रहे थे। जिसपे वो डेमोन नोबल कुछ आगे बोल पाते उससे पहले उसका सर दर्द होने लगता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिनवू भाग के जाता है, उस लड़की को पकड़ लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। जिनवू उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसका जो सिस्टम है स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। जब मैंने इससे इसके एनिमी के बारे में पूछा, इनके जो सिस्टम्स की पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर सिस्टम ऐसा कुछ कर सकता है कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सके, कि वो कुछ भी कर सके, तो इसका मतलब तो तभी जिनवू के ऊपर कुछ एक अटैक होता है। लेकिन जिनवू उस अटैक को रोक लेता है और फिर वहीं पे हमारा वो वाला जो सीन है कट हो जाता है। जिसके बाद हम लोग एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे जो मैजिक बीस्ट होते हैं वो हंटर्स एंड सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। सभी लोग यहाँ पर इन मैजिक बीस्ट के पावर्स को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है और देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स एंड हंटर्स को वो मैजिक बीस्ट खत्म कर देता है। उनमें से जो एक सोल्जर होता है वो कहता है कि आखिरकार ये किस प्रकार की चीज है, ये तो हमारे डायरेक्टली हीलर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तभी उन सोल्जर्स में से जो मेन बंदा होता है अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सबसे पहले इन लोगों ने हमारे ई रैंक के हंटर्स के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से हमारे जो नंबर्स थे वो काफी ज्यादा तेजी से घट गए और फिर इन लोगों ने डायरेक्टली हमारे हीलर्स के ऊपर अटैक किया ताकि हमारी जो फोर्स है वो कमजोर हो पाए, क्योंकि जब हीलर्स ही नहीं रहेंगे तो हमको हील कौन करेगा। और ऐसा लगता है कि ये लोग जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है और हम लोग एक लंबी बैटल में इन लोगों से नहीं जीत पाएंगे। तो इसका मतलब क्या ये है कि एक इंटेलिजेंट बीस्ट है। तो असल में यहाँ पर ये सब कुछ कारनामा जो होता है वो एंट बीस्ट कर रहे होते हैं और वो लोग यहाँ पर काफी तबाही मचा चुके होते हैं। इसके बाद हम लोग हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई हुई होती है और ये सब कुछ जो यहाँ पर हुआ था वो सब कुछ बातें बताई जा रही होती हैं। मिस्टर च्यूल इन सभी लोगों को बताते हैं कि जो म्यूटेंट आंट अभी कुछ समय पहले ही अपेयर्ड हुई थी उसको एक ही दिन में हरा दिया गया है। सबसे पहले इन लोगों को एक छोटे से आइलैंड पर देखा गया था जहाँ पर इन लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। तो इसका मतलब तो ये जरूर है कि ये लोग उस जगह से इस जगह तक ट्रेवल करके आए हैं। मैं उन सभी हंटर्स को थैंक्स करना चाहूंगा जिन लोगों ने हमारे इमरजेंसी कॉल को तुरंत रिस्पॉन्ड किया और सक्सेसफुली इस मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। लेकिन इन सब में हम लोगों के 4 ई रैंक के, एक डी रैंक का हीलर और एक सी रैंक का लीडर मारे गए हैं। और जब ये बैटल हो रही थी तभी बीच में एक ए रैंक के हंटर ने इस बैटल को ज्वाइन किया और उसने सक्सेसफुली उस आंट मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। मीटिंग में बैठा हुआ एक जो दूसरा ऑफिसर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि इतनी लंबी स्टोरी क्यों सुना रहे हो। मतलब सिर्फ कहने का ये है कि कम से कम एक ए रैंक का हंटर चाहिए एक सिंगल म्यूटेंट आंट को मारने के लिए। लेकिन मिस्टर च्यूल उसका कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। इसके बाद वो आगे बताते हैं यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर 294 सिविलियंस जो है उनको यहाँ पर इस म्यूटेंट आंट की वजह से दिक्कत हुई है और भी काफी सारी चीजें जो भी यहाँ पर आज हुई थी इस आंट मॉन्स्टर की वजह से वो सब कुछ यहाँ पर बता रहे होते हैं। और इसने जितनी ज्यादा तबाही की है वो बहुत ही ज्यादा की है, क्योंकि ये जो म्यूटेंट आंट है इसके पास एबिलिटी है कि ये डेंजर्स को सेंस कर सकता है और उड़ के दूर चला जाता है। और फिर यहाँ पर आपस में लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये मॉन्स्टर कितने ज्यादा ताकतवर है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर चल रही होती है बातें। जिसके बाद मिस्टर गो बोलते हैं ये आइलैंड जेजू से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो आंट है वो काफी ज्यादा दूर तक उड़ सकती हैं और सिर्फ कुछ किलोमीटर्स नहीं, ये बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक उड़ सकती हैं। और हमको ये भी नहीं मालूम कि कितनी ज्यादा दूर तक जा सकती हैं। कहीं ये और भी ज्यादा दूर तक अगर चली गई तो ये हमारे जो नॉर्थर्न रीजन है वहां तक भी जा सकती हैं। जिसके बाद यहाँ पर फिर से आपस में लोग बात करने लग जाते हैं कि ये आंट फ्लाई कर सकती हैं, क्या ये बाकी मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। और साउथ कोरिया हर एक सिंगल आइलैंड पर अपना एक हंटर नहीं भेज सकता जैसा कि जापान ने किया। हमारे पास उतनी ज्यादा मैन पावर नहीं है और अगर हम लोग लो रैंक के हंटर्स को भी उन जगहों पर तैनात कर दें तब भी वो हंटर्स सिर्फ उन आंट मॉन्स्टर्स के फूड बनेंगे और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे वो उसका। मिस्टर गो
अपने मन में सोच रहे होते हैं आखिरकार साउथ कोरिया के इस सिचुएशन में कौन हमारा साथ देगा, और ये ऐसी सिचुएशन है जो कि हर कंट्री में हो रही है। तो हमें भी नहीं मालूम कि आखिरकार हमको कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन हमारी मदद करेगा। फिर मिस्टर गो उन लोगों को कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और वहां से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर च्यूल मिस्टर गो के पास आते हैं और मिस्टर गो से कहते हैं मिस्टर गो, कुछ बात करनी है। मैंने मीटिंग के दौरान ये सब कुछ बातें बताई नहीं, मैं सीक्रेटली आपसे बात करना चाहता था इस चीज के बारे में। जिसके बाद वो उसको बताता है कि मिस्टर वांग डोंग सू जो कि स्कैवेंजर गिल्ड से हैं, कि उन्होंने नोटिफाई किया है कि वो अपकमिंग जीजू आइलैंड पे जो रेड होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मिस्टर चिल उन लोग को बताते हैं कि सबसे जरूरी बात तो ये है कि उसका जो टारगेट है वो सांगजिन वू होने वाला है। मिस्टर गो बोलते हैं कि आखिरकार फिर हम लोग को इससे कैसे निपटना चाहिए। मिस्टर चिल उसको बताते हैं कि मैंने एक रिक्वेस्ट रेज की है ताकि मिस्टर वांग डोंग सू को उस रेड में जाने से रोका जा सके, और मैंने उन लोगों को वो बातें बताई जो कि मिस्टर बेग के साथ हुई थी जब वो रेड गेट के इंसिडेंट में गए हुए थे वहां पर, और उसी के दम पर मैंने रिक्वेस्ट रेज किया ताकि वांग डोंग सू को उस रेड पे जाने की इजाजत ना दी जाए। वांग डोंग सू ही एकमात्र हंटर नहीं जो कि हमसे कांटेक्ट किया था, हमसे एक और हंटर कांटेक्ट किया था। मिस्टर को काफी ज्यादा हैरान होते हो, कहते हैं आप कौन। मिस्टर चिल को बताते हैं कि वो एक नेशनल लेवल का हंटर है। जिसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पर जिन्वू को देखते हैं डेमन कैसल के अंदर। तो जो डेमोन नोबल गर्ल होती है उसको होश आ गया होता है। जिन्वू उसको देखते हो कहता ओह तो फाइनली तुम उठ गई हो। जिन्वू उससे बोलता है ऐसा लगता है कि सारे डेमोन्स आपस में फ्रेंडली नहीं होते हैं, ये देखो मैंने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, ये सभी लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे थे तो मेरे को उन लोगों को निपटाना पड़ा। डेमोन गर्ल ये देखे काफी ज्यादा हैरान होते हो, कहते क्या वेट, मतलब जब मैं बेहोश थी तो तुम मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे इन लोगों से। जिसपे वो जिन्वू को थैंक्स बोलती है। वो उसको बताती है कि जिन डेमोन्स के पास दिमाग होता है और जिन डेमोन्स के पास दिमाग नहीं होता है वो एक दूसरे को अपना दुश्मनी मानते हैं। जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे मेरे को एंट्री परमिट कब तक मिलेगा, कितना समय मेरे को इंतजार करना पड़ेगा। जिसके बाद जो डेमोन गर्ल होती है वो जिन्वू अपने फादर के मेंशन में ले आती है। वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उससे बोलती है कि वैसे मेरे फादर कहाँ पर हैं। जिसपे वो गार्ड उसको बताता है कि आपके जो फादर है वो थ्रोन रूम में है। वैसे ये बंदा कौन है जो आपके पीछे, वो जिन्वू की बात कर रहा होता है। जिसपे वो गर्ल उसको बताती है कि ये हमारे आज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, तो हाँ इनको रिस्पेक्ट दो। उसके बाद वो थ्रोन रूम में अपने फादर के पास जाती है। वो अपने फादर को बताती है कि मैं अपने साथ किसी को लेकर आई हूँ। जिन्हों उसके फादर को देख काफी ज्यादा हैरान होता, कहता ओ तो ये एक थ्रोन रूम है। डेमोन नोबल गर्ल के जो फादर होते हैं वो जिन्हों तो देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि एजिल ये कौन है, आखिरकार तुम इस बंदे को यहाँ क्यों लाई हो, ये है कौन। जिसपे उसको बताती है कि फादर ये आज हमारा गेस्ट है। उसके फादर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये कैसा गेस्ट है जो कि अपने साथ इतने ज्यादा सोल्जर्स लेकर आया है। एजिल देख काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिरकार मेरे फादर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एजिल के फादर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुमको दिख नहीं रहा क्या इसके पीछे कौन है, इतने ज्यादा सोल्जर्स और आर्मी है इसके पीछे। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है तो इनकी जो सेंस है वो काफी ज्यादा शार्प है। एजिल के फादर जिन्वू पर काफी तेजी चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे घर में इतने सारे सोल्जर्स को लेकर आ गए। जिसके बाद वहां पे जितने भी आसपास गार्ड खड़े होते हैं वो सभी के सभी लोग जिन्वू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिन्वू एजिल के फादर से कहता है कि मैंने एजिल से प्रॉमिस किया था जैसे ही ये मेरे को एंट्री परमिट दे देगी मैं इस जगह को छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। एजिल के फादर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि आखिरकार क्या ये वही बंदा है जो कि इतनी ज्यादा स्पीड से सारे फ्लोर्स को क्लियर कर रहा है इस डेमोन कैसल के और डेमोन्स को खत्म किए जा रहा है। हालांकि हम लोग नोबल्स हैं लेकिन जिस तरीके से इसने सारे डेमोन्स को मारा है, यहाँ तक कि इसने वेलकन और मेटस को भी हराया है, तो मेरे को नहीं लगता कि हमारा कोई चांस है कि हम इसके खिलाफ खड़े भी हो पाए। हम बच नहीं पाएंगे इससे अगर हम इसके खिलाफ लड़ने भी जाए तो। जिसके बाद वो बोलते हैं जिन्वू से अच्छा तो तुमको एंट्री परमिट चाहिए। जिन्वू उसको बताता है कि हाँ मेरे को एंट्री परमिट भी चाहिए लेकिन मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं एजिल को अपने साथ ले जाना चाहूंगा। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे हाँ मैं एजिल को अपने साथ सिर्फ इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि यही है जो कि जानती है कि जो बाकी टॉप फ्लोर्स के परमिट एंट्री है वो कहाँ पर है, तो मेरे को उन एंट्री परमिट को ढूंढने के लिए इसकी जरूरत होगी। लेकिन क्या मैंने कुछ गलत क्या दिया क्या। जिन्वू वैसा इसीलिए सोच रहा होता क्योंकि जो एजिल के फादर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो काफी ज्यादा भड़क गए होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एजिल के फादर जिन्वू ये सभी लोग बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को लगता है कि इन्होंने मिसअंडरस्टूड कर लिया था मेरे को, क्योंकि मैंने इनसे बोला था कि मैं एजिल को बोरो करना चाह रहा हूँ और इसी वजह से शायद इनको लगा हो कि मैं एजिल को यहाँ पर खरीदना चाहता हूँ। एजिल के फादर जो कि जिन्वू की तरफ देख रहे होते हैं अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मैं एक इंसान से नेगोशिएशन कर रहा हूँ, ये मेरे प्राइड को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये इंसान इन सभी डार्क सोल्जर्स का मास्टर है मुझे नहीं लगता कि हमको इसके साथ बैटल करनी चाहिए। एजिल के फादर
जिन्वू से कहते हैं तुम मेरी बेटी को खतरे में तो नहीं डालोगे ना। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यार एक मॉन्स्टर अपनी बेटी के लिए इतना चिंतित है। जिन्वू कहता है हाँ मैं वादा करता हूँ, चिंता मत करो, आपकी बेटी को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद एजिल के फादर कहते हैं चलो ठीक है, और फिर वो यहाँ पर अपने गार्ड से कहकर एंट्री परमिट लाकर जिन्वू को दे देते हैं। जिन्वू को भी जो एंट्री परमिट है वो मिल जाता है। जिन्वू चेक करता है तो वो सही में एंट्री परमिट होता है, जो कि अब जिन्वू को अलाउ कर देगा कि वो अब नेक्स्ट फ्लोर पर जा पाए, यानी 81 नंबर का जो फ्लोर है उसमें वो एंट्री कर पाएगा। जिसके बाद जिन्वू वहां से जाने लगता है। जब जिन्वू जा रहा होता है तो जिन्वू को सिस्टम उसको बताता है कि जो डेमोन नोबल है वो तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। जिन्वू अपने मन में सोचता है क्या पार्टी सिस्टम। जिन्वू को सिस्टम जिन्वू को बताता है कि जो पार्टी मेंबर होते हैं वो डेविनेशन सर्कल का इस्तेमाल करके अदर फ्लोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही में जो तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट होंगे वो भी डिवाइडेड हो जाएंगे। तो जो मेंबर होंगे तुम्हारी पार्टी के वो उस फाइट में जितने भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे उसके हिसाब से एक्सपीरियंस पॉइंट जो होगा वो सब में बट जाएगा। जिन्हों अपने मन में सोचता है क्या मतलब मेरे को जो अपना एक्सपीरियंस पॉइंट है वो भी अपने पार्टी मेंबर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट को सिर्फ उतना ही देगा जितना वो कंट्रीब्यूशन करेगा। पर चिंता मत करो, बैटल के दौरान तो मेरे को लगता भी नहीं है कि ये उस बैटल को ज्वाइन करने की सोचेगी, क्योंकि बैटल जब भी होगा वो पूरी बैटल में अपने दम पर ही संभाल लूंगा। और जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो जिन्वू एजिल से बोलता है कि तुम अपना हॉर्स अपने साथ नहीं लाई हो। एजिल उसको बताती है कि जैसा कि सिर्फ पार्टी मेंबर को ही अलाउ है कि वो दूसरे फ्लोर्स पर जा सकते हैं, तो इसी वजह से मैं जो अपना हॉर्स है वो मैं अपने साथ नहीं लाई। तभी एजिल रुकती है, वो जिन्वू से कहती है कि जिन्वू सर एक मिनट रुकिए। फिर वो अपने बैग में से वो जिन्वू को एक बोतल दिखाते हुए कहती है गार्श क्लैन के चीफ जैसे कि मेरे फादर वो बाकी सभी जो क्लैंस हैं उनके लिए ये गिफ्ट प्रिपेयर करते हैं। जिन्वू कहता है क्यों, अब ये क्या करूं मैं इसका। वो बताती है कि अगर आप अपने साथ इसको ले जाएंगे तो जो आपकी नेगोशिएशन है उनके साथ वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। जिन्वू कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। और फिर जिन्वू कहता है तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद हम लोग फिर से हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो नेशनल रैंक का हंटर आया होता है वो यहाँ पर मिस्टर गोर मिस्टर चुल से बात कर रहा होता है। वो बोलता है वैसे साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर सांग जिन्वू कहाँ पर है। मिस्टर चुल बताते हैं कि तुमको ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हमारी जो सर्वेलेंस टीम है वो बड़ी मुश्किल से उसको लोकेट कर पाती है। जिसपे नेशनल रैंक का जो हंटर होता है वो मिस्टर च्यूल से कहता है जो तुम बोल रहे हो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेता हूँ। जिसपे मिस्टर च्यूल कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है साउथ कोरिया का जो हंटर एसोसिएशन है वो इतना ज्यादा बेवकूफ है, वो एक नेशनल लेवल के हंटर से झूठ बोलेगा। जिसके बाद ये यहाँ पर आगे बताता है कि मैं सिर्फ सांग जिन्वू के बारे में यहाँ पे पूछताछ करने के लिए नहीं आया हूँ, वो तो सिर्फ एक हिस्सा है मेरे बातचीत का, और मैं यहाँ पर ये भी पूछने के लिए आया हूँ आखिरकार साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन वांग डोंग सू को उस रेड पे एंट्री पे जाने के लिए रोकना क्यों चाहता है। मिस्टर को बोलते हैं कि वैसे हमने जो तुमने पूछा वो हमने तुमको पहले ही बता दिया है। जिस पर वो भी कहता है हाँ चलो ठीक है, और फिर वो वहां से जाने लगता है। जाते जाते उनसे बोलता है वैसे मेरे को आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, हमने काफी सारी बातें की, अगर मेरे को इन फ्यूचर कभी भी कोई काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मिस्टर को उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसके सामने तो मैं सिर्फ एक छोटा सा बच्चा लग रहा हूँ। जाते जाते उन लोगों से कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा बिजी पर्सन हूँ, तो अभी मैं निकलता हूँ। मिस्टर को उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि एक नेशनल लेवल हंटर मिस्टर च्यूल मिस्टर को से कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस्टर को, जापान ने हमारे साथ काम करने के लिए एग्री कर रखा है, और वैसे भी जापान का सबसे जो लार्जेस्ट गिल्ड है उसमें तो जो एक हंटर है वो आज विजिट करने के लिए आने वाला है। और फिर उसी वहीं पे कट होता है। इसके बाद फिर से हम लोग जिन्वू का सीन देखते हैं डेमोन कैसल के अंदर, जहाँ पर जिन्वू काफी सारे डेमोन्स को निपटा देता है और काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करता है। तो जिन्वू को जो लेवल था वो 87 हो गया होता है। जिन्वू कहता है कि मैं काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो ओपोनेंट्स हैं वो काफी ज्यादा हायर लेवल पे हैं, साथ ही में मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं उनका भी लेवल अप हो रहा है। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि अच्छा तो यानी कि मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो और भी ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। जिन्वू को सिस्टम जिन्वू को बताता है कि आपको जो नाइट इग्रीस है वो आपसे अपने आप को अपग्रेड करने की परमिशन रिक्वेस्ट कर रहा है, और यही सेम चीज जो इलाइट शैडो बीस्ट होता है वो भी जिन्वू से मांग रहा होता है कि मेरे को अपग्रेड करना है अपने आप को, तो मेरे को रिक्वेस्ट जो है उसको परमिशन दे दो मेरी रिक्वेस्ट को। जिसके बाद जिन्वू उस जो परमिशन होती है उन लोगों की उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और देखते ही देखते
जिनवू को यहाँ पर जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल पर। तो यहाँ पर जो नाइट इग्रीज है वो अपने आप को प्रमोट कर लेता है नाइट से इलाइट नाइट पर। साथ ही में जो शैडो बीस्ट है वो अपने आप को प्रमोट कर लेता है इलाइट से नाइट पर, यानी कि इनकी जो लेवल है अब वो अपग्रेड हो रहे हैं नेक्स्ट लेवल में। तो अब जिनवू को जो शैडो सोल्जर इग्रीज है वो एस रैंक के हंटर से भी ज्यादा ताकतवर है, और साथ ही में जो जिनवू का टैंक शैडो सोल्जर है वो एक टॉप टायर का जो ए रैंक है उससे ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद जो एजिल होती है वो जिनवू से पूछती है कि जिनवू सर, क्या आपको मालूम है कि आपने अभी तक कितने ज्यादा क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है? जिनवू से कहता है कि मैं अभी 89th फ्लोर पर हूँ, तो मेरे हिसाब से मैंने टोटल 9 क्लैन को तबाह कर दिया होगा। ये सुनकर एजिल काफी ज्यादा हैरान होती है। एजिल जिनवू से कहती है कि जैसा कि मेरे क्लैन ने आपको जो परमिट है वो आपको दे दिया, तो आप बाकी अगर क्लैन से बात करेंगे वो जो आपको एंट्री परमिट है वो बड़े आराम से दे देंगे।